और ये गलती मैंने खुद की थी कि ज्योग्राफी का मैंने सीधा एनसीईआरटी को स्किप कर दिया, और एनसीईआरटी को स्किप करने के बाद क्या हुआ कि जीसी लियोंग की किताब सीधा उठा ली और जीसी लियोंग की किताब पढ़ना शुरू किया। हर पॉइंट पर फंसा, क्योंकि जिन टर्म्स का इस्तेमाल वहां पर हो रहा था उन टर्म्स के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी स्किप कर दी थी। और एक साल बाद मुझे समझ में आया कि ये, और इसीलिए मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ही भागने लगा, क्योंकि मुझे वो समझ कम आ रहा था, क्योंकि मैं हर जगह पर हर पॉइंट पर फंस रहा था। और अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि एनसीईआरटीज को इफेक्टिव तरीके से पढ़ते कैसे हैं। एनसीईआरटीज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब एनसीईआरटीज का जो एरा था वो खत्म हो गया। अब तो आप सीधा स्टैंडर्ड बुक्स पे आ जाओ, गुमराह कर रहे हैं। और अगर आपको कोई ये बात कह रहा है तो आप उससे बहुत दूर रहिए, क्योंकि एनसीईआरटीज तब भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको इस चीज से बिल्कुल सामने प्रूव करता हूँ। एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट, सेम स्टेटमेंट उठा करके एनसीईआरटी में एड्रेस किया हुआ है, जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। डायरेक्ट कंसेप्ट जो है वो यहाँ से उठा करके यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया। नमस्कार दोस्तों। तो कई बार बिगिनर्स के दिमाग में एक सवाल जो हर बार हर बिगिनर ने मुझसे कम से कम पूछा होगा, जब भी आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी शुरू कर रहे होते हो, सबके दिमाग में भी आया होगा और आप पूछते भी हो, आप उसको यूट्यूब पे सर्च भी करते हो, आप उसको गूगल पे सर्च करते हो कि क्या सच में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। ये सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना न्यूज़पेपर के लिए हमें सवाल आता है कि क्या सच में न्यूज़पेपर पढ़ के ही यूपीएससी लिख लेगा, क्या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो हम सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे। तो वो है, जैसा वो सवाल रेलेवेंट है वैसा एक दूसरा बहुत रेलेवेंट सवाल है कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना एकदम मस्ट है क्या यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए। क्या एनसीईआरटी पढ़े बिना हमारा मतलब, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो क्या यूपीएससी हमारा एनसीईआरटी पढ़े बिना नहीं निकलेगा। क्या ये सही तरीका है कि एनसीईआरटी पहले पूरी पढ़ी जाए और उसको कई बार पढ़ी जाए और उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स पर जम करें। क्या राइट वे है, क्योंकि बहुत जगह हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ये एनसीईआरटीज आप स्किप कर सकते हो, ये एनसीईआरटीज को आप स्किप कर सकते हो। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार, डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, काम हो गया तुम्हारा। तमाम तरीके की गाइडेंस, तमाम तरीके की चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं आज डिजिटल वर्ल्ड में। तो हमें उसमें से कौन सी चूज़ करनी चाहिए और क्या ये वेरी करता है। तो दिस इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस लाइक रिलेटेड टू एनसीईआरटीज। अब देखो, एनसीईआरटीज की अगर इंपॉर्टेंस को देखा जाए तो मैं आपको एकदम वन वर्ड में आंसर देता हूं कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन के लिए। आई विल से येस, 100% एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ा है तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, जो आपको एक साल प्रीलिम्स देने के बाद, एक प्रीलिम्स देने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। स्पेशली आप दो सब्जेक्ट में बहुत सीवियर चैलेंजेस फेस करोगे। पहला सब्जेक्ट होगा आपका ज्योग्राफी और दूसरा सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री, और मेरे हिसाब से तीसरा सब्जेक्ट एक साइंस का भी रहता है। बायोलॉजी वाला पार्ट जो है वहाँ पर भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, वो आप 100% मान के चलिए। सवाल खड़ा होता है क्यों। देखिए, ये मेरे साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये हुई थी और मुझे एक साल बाद ये बात समझ में आई। ज्योग्राफी के साथ दिक्कत ये है कि ज्योग्राफीज के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, मस्ट, क्योंकि ज्योग्राफी में कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक नहीं है जो हर चीज़ एड्रेस कर पाए, और इसीलिए एनसीईआरटी की कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के लिए। तो क्या एनसीईआरटी पढ़े बिना मेरा यूपीएससी नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, एज सिंपल एज दैट, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी, एज सिंपल एज दैट। और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो योर थिंकिंग कैन नॉट बी एनालिटिकल, आप सिर्फ फैक्चुअल रीडिंग करोगे और उसके बाद आप यूपीएससी में हर साल फंसोगे। तो मैं हमेशा जब भी यूपीएससी में एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस बताता हूं, मैं कहता हूं कि एनसीईआरटीज को आप इस तरीके से मत देखिए कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम में आ रहा है। बहुत लोग एनसीईआरटीज को सिर्फ इस तरीके से देखते हैं कि इससे मेरा यूपीएससी एग्जाम में कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आए, और इसीलिए अब रीसेंट ट्रेंड में आप देखते होगे ये बोलने लगा गया है बार बार, बहुत लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं पूछे जाते। बिल्कुल मैं मानता हूं कि अब शायद उतने सारे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं जितने पहले पूछे जाया करते थे, लेकिन एनसीईआरटी से बहुत सारे स्टेटमेंट्स उठा करके वो डायरेक्टली डालते हैं। आज भी कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम रिपीट नहीं करेंगे, बट उससे इंस्पायर्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसके फैक्ट से इंस्पायर्ड फैक्ट्स जो हैं वो पूछते हैं। तो एनसीईआरटी को आप इसलिए सिर्फ मत देखो कि यूपीएससी में उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बल्कि आप एनसीईआरटी को इस तरीके से देखो कि वो आपके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर के आएगा, वो कंसेप्चुअल बिल्डिंग करेगा। और अगर एनसीईआरटी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा है और यूपीएससी को वही रिक्वायर्ड है कि भाई
बंदे का कंसेप्ट क्लियर हो और मैं कोई भी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो वो पकड़ ले, तो दैट इज योर सोर्स। एनसीईआरटी शुड बी योर सोर्स। फिर आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। और एक बार आपका, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हम, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बिना एग्जांपल के नहीं समझ पाएंगे। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए हमने पॉलिटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं आपको पॉलिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ। पॉलिटी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और उसमें एक हमने टॉपिक उठा लिया। मान लीजिए कोई भी एक लाइन लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट, लक्ष्मीकांत में ये लाइन एज इट इज लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटो कॉग्निजेंस। अब क्या है कि मुझे सुओ मोटो कॉग्निजेंस, क्योंकि अगर मेरा लीगल बैकग्राउंड नहीं है या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं रहा है, पॉलिटिकल साइंस मैंने नहीं पढ़ा है, शब्द को कहीं और नहीं पढ़ा है, तो मेरे लिए लक्ष्मीकांत की लाइन, लक्ष्मीकांत किताब में लिखी हुई लाइन समझना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ा होता, अगर सिर्फ 11th और 12th की भी एनसीईआरटी में पढ़ लूं, तो 11th में कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिखा हुआ है, सीधा सीधा वर्ड लिखा हुआ, उसको समझाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि एनसीईआरटीज अगर मैं पढ़ लेता और मेरे कंसेप्ट क्लियर होते तो ऐसी लाइंस मुझे पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। और ये दिक्कत सबसे ज़्यादा जब आप फेस करोगे वो ज्योग्राफी में करोगे, क्योंकि ज्योग्राफी इज़ हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट। और ये गलती मैंने खुद की थी कि ज्योग्राफी का मैंने सीधा एनसीईआरटीज को स्किप कर दिया। और एनसीईआरटी को स्किप करने के बाद क्या हुआ कि जीसी लियोंग की किताब सीधा उठा ली और जीसी लियोंग की किताब पढ़ना शुरू किया, हर पॉइंट पर फंसा। क्यों? क्योंकि जिन टर्म्स का इस्तेमाल वहाँ पर हो रहा था, उन टर्म्स के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी स्किप कर दी थी। और 1 साल बाद मुझे समझ में आया कि ये, और इसीलिए मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ही भागने लगा, क्योंकि मुझे वो समझ कम आ रहा था, क्योंकि मैं हर जगह पर, हर पॉइंट पर फंस रहा था, तो वो समझ कम आ रहा था और इसलिए मैं उससे दूर भागने लगा। एंड आई एंडेड अप इन स्कोरिंग वेरी लेस क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी। मतलब ज्योग्राफी के उस साल मेरे ईयर में जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मे बी आई थिंक इट वाज 12 क्वेश्चंस, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 to 14 क्वेश्चन से आई कुड ओनली डू 2 to 3 क्वेश्चंस, जबकि वो 12-14 में से एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल डूएबल क्वेश्चंस थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे। लेकिन आई लेफ्ट दैट, आई हैड टू लीव दैट, क्योंकि मेरा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं था, मुझे सवाल पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, मेरा हवा ही नहीं लग रहा था। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी और उस दिक्कत को मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में अपनी एनसीईआरटी पढ़ के सॉल्व किया। यानी कि मैं अपने सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे एनसीईआरटी पढ़नी पड़ी थी। ये बहुत रेयर होता है कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद सेकेंड अटेम्प्ट में जाकर एनसीईआरटी पढ़े। इसीलिए जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो उसी टाइम पर, अच्छा खासा टाइम, क्योंकि आप लोग अभी कॉलेज में हो, आपके पास 3 साल, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, एटलीस्ट 2 साल तो आपके पास है ही है अभी। आज से भी अगर आप काउंट कैलकुलेट करो तो एटलीस्ट आपके पास 2 साल हैं। आराम से आप वो 2 साल में एनसीईआरटीज के लिए एक अच्छा टाइम वहाँ पर डेडिकेट कर सकते हो, एटलीस्ट 3 रीडिंग कर सकते हो और उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो नाउ क्या एनसीईआरटी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो सबसे पहली चीज जो एनसीईआरटी आपको करती है वो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती है, वो आपको एक्सप्लेन करती है। तो मानसून है, अब तो मानसून का वो एक्सप्लेन करिए, क्यों होता है, क्या होता है, एल नीनो का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें जो है वो आपको एनसीईआरटी में एक जगह पर मिल जाती है। अब खड़ा होता है सवाल कि कितनी एनसीईआरटीज पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं कि 6 to 10 की एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट। देखो मेरे सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता, पॉलिटी के लिए 11-12 की एनसीईआरटीज इज इनफ। आपको 6 to 10 का बहुत बेसिक है, वो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी का जो मैं कोर्स अनअकैडमी पे मैंने किया था, जब मैंने एनसीईआरटीज कवर किया था अनअकैडमी के ऊपर, तो उसमें मैंने पूरा 6 to 12 किया था। और उससे एक चीज़, हम कोर्स जब कर रहे थे तो बच्चों को भी रियलाइज़ हुआ, मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि एक स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ रहे थे तो सही में 11-12 तक पहुंचते पहुंचते मेरे बच्चे जो मेरे साथ उस एनसीईआरटी के कोर्स में थे उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। तो 11-12 में उनको चीज़ों को समझने में कोई चैलेंज नहीं आ रहा था। लेकिन अगर मुझे भी ये फील हुआ कि अगर मैं ये डायरेक्टली इन बच्चों को पढ़ा रहा होता जो कि बिल्कुल ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के नहीं है या कोई उनका ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, तो शायद इसको समझाने में मुझे और टाइम डेडिकेट करना पड़ता और इनके लिए भी उसको समझना, एक बार में समझना मुश्किल होता। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप वो बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटीज़ को एक तरीके से सजाया गया है। आप कह सकते हो कि 6 में इतना, फिर उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ आपको 7th में मिलता है, फिर और डिटेल जो है वो 8th में मिलता है। इस तरीके से उसको उन्होंने किया है, क्लब किया, और बहुत अच्छा रिसर्च करके उन्होंने इस तरीके से बनाया है, तो उसका फ़ायदा होता है। बट आप अगर कोई सब्जेक्ट है पॉलिटी, अगर आपका अच्छा है, आपने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में किया, आपको लगता है कि यार ये मैं बहुत बेसिक है, इतना तो मुझे पता है, इतना तो मैं आंख बंद करके लिख लूँगा, तो यू कैन स्किप दैट। तो अगर आपको एनसीईआरटीज़ की बुक लिस्ट चाहिए वो भी मैं आपको दे दूंगा कि कौन कौन सी एनसीईआरटी स्किप की जा सकती है और कौन कौन सी बिल्कुल स्किप नहीं की जा सकती। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड मैं वीडियोस बना दूंगा आपके लिए। सेकेंड चीज़ क्या है, अब यूपीएससी, क्योंकि ये गवर्नमेंट किताब है एनसीईआरटी,
क्योंकि ये गवर्नमेंट किताब है तो सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि यूपीएससी जो है वो डायरेक्टली इनसे लाइंस उठा लेता है। यूपीएससी फ्रीक्वेंटली इनकी लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करता है, वो डायरेक्टली स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी से उठा लेता है, वो डायरेक्ट फैक्ट्स एनसीईआरटी से उठा लेता है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है एनसीईआरटी के लिए कि ये आपकी फैक्ट बुक की तरह भी काम करेगा। जो फैक्ट एनसीईआरटी में दिए इट मीन्स दैट इट इज़ अ गवर्नमेंट डेटा जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, जिसको आपको सेकेंड टाइम चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटीज। और यूपीएससी कई बार उन्हीं फैक्ट्स को उठा करके, क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद होता है, कहीं 70% लिखा है, कहीं पे 71% लिखा है, कहीं 72.3% लिखा हुआ है, किसको माने? 3 सोर्स हैं। तो एनसीईआरटी इज योर गो टू सोर्स। यूपीएससी इसीलिए सारे विवादों से बचने के लिए एनसीईआरटी से सीधा सीधा फैक्चुअल स्टेटमेंट उठा करके कई सारे क्वेश्चंस में डाल देता है, जो मैं भी अब क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा भी। तो वो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो यूपीएससी की लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा मेल खाती है। जैसे आपको यहाँ पर एक सवाल दिख रहा होगा, द अर्थ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पर इन लोगों ने यूपीएससी में पूछा था, जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने आपको लक्ष्मीकांत का एग्जांपल देके भी बताई, कि जैसे लक्ष्मीकांत में एक लाइन लिखी हुई थी कि भाई सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ले लेता है। इस लाइन को समझने के लिए शायद मुझे पता होना चाहिए कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस होता क्या है। और शायद आप क्लास में भी बैठे हो, फाउंडेशन में भी बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, शायद आपको ये बात समझ में ना आए और कोई आपको बताएगा भी नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक बात है। एनसीईआरटी आपका गो टू सोर्स है उसके लिए कि भाई स्टैंडर्ड बुक्स को समझने के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन आपका बनता है, और उसके बाद एक बार फाउंडेशन तैयार हो गया उसके बाद आप अपनी बिल्डिंग उसके ऊपर स्टैंडर्ड बुक्स की बिल्डिंग, आप जो भी स्टैंडर्ड बुक्स चूज करो उसकी बिल्डिंग आराम से आप बना लोगे। और चौथी चीज़ ये है कि ये एनसीईआरटी, क्योंकि फैक्ट्स बहुत सारे इसमें दिए होते हैं, स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और यूपीएससी उनको यूज़ करता है अलग अलग क्वेश्चंस में, तो एलिमिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एलिमिनेशन के लिए बड़ा काम आता है, जहां पर आप कई सारे स्टेटमेंट्स को ऐसे ही आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। तो एनसीईआरटी को सिर्फ आप यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो मत देखो, इस पर्सपेक्टिव से उसको देखना बंद करो, बल्कि आप उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। और अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि एनसीईआरटी को इफेक्टिव तरीके से पढ़ते कैसे हैं। तो अभी इसको वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। कंप्लीट फाउंडेशन बैच हमने अपना लॉन्च कर दिया है, जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सारा कुछ यहाँ पर कवर होगा, और उसके साथ जो मेंस की टेस्ट सीरीज है उसमें इवैल्यूएशन भी आपको मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलेंगे। अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। इस बैच का कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 22,999 है। इस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि क्या एनसीईआरटी से यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इसका सवाल, आप इस सवाल का जवाब आपके सामने है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और हर एग्जाम में लगभग हर साल एक आध डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी से मिल ही जाएगा। अगर वो पूरा क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं होगा तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स आपको जरूर से एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, और ये बार बार देखा गया। तो जो लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं एनसीईआरटी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, अब एनसीईआरटी का जो एरा था वो खत्म हो गया, अब तो आप सीधा स्टैंडर्ड बुक्स पे आ जाओ, गुमराह कर रहे हैं। और अगर आपको कोई ये बात कह रहा है तो आप उससे बहुत दूर रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी तब भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको इस चीज़ से बिल्कुल सामने प्रूव करता हूँ। नाउ आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी यहाँ पर दिख रही है, ज्योग्राफी की। चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है सामने, दैट अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट, और ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ बसाल्ट। और ये एक आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर, इनर कोर, पूरा इसमें मार्क किया हुआ है। एक लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर कि ये कह रहा है ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ बसाल्ट। अब आप 2024 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओशनिक क्रस्ट इज करेक्ट। इसमें ओशनिक इज लेस डेंस देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट, सेम स्टेटमेंट उठा करके एनसीईआरटी में एड्रेस किया हुआ है, जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। डायरेक्ट कंसेप्ट जो है वो यहां से उठा करके यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया। दूसरा आप देख लीजिए, सेम टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन देखिए। यहां पर आपको क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क किताब दिख रही है, जो कि पॉलिटी की है। यहां पर एक सवाल है, इंडिया, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, इंडिया हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है
वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है। सेम टर्मिनोलॉजी, यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेम टर्मिनोलॉजी से यहाँ पर इसने 2024 में पॉलिटी का एक क्वेश्चन बनाया, जिसमें इसने कहा विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सीधी सीधी वो लाइन उठा करके यहाँ पर और ऑप्शन पार्लियामेंट्री सिस्टम का बनाया, जिसमें आप एग्जैक्टली कर सकते थे। क्योंकि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट तो सिर्फ नाम का एग्जीक्यूटिव है। जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, जो एंजॉय करते हैं, वो एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करते हैं। वो सीधा टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ये चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रीजन्स विथ हाई एंडेमिक स्पीशीज एंड हाई थ्रेट परसेप्शन। एग्जैक्टली सेम यूपीएससी क्वेश्चन जो है इसी एनसीईआरटी की क्वेश्चन बनाता है और एक स्टेटमेंट बनाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर दोस रीजन्स विच आर रिच इन एंडेमिक स्पीशीज। एग्जैक्टली, ये भी 2023 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। सेम वर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है। उसके बाद हिस्ट्री में और खास तौर से एंशिएंट हिस्ट्री में तो बहुत ही रेलेवेंट हो जाती है एनसीईआरटी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है ओल्ड एनसीईआरटी से, बुद्धिज्म टॉपिक है, बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर। एकदम महापरिनिर्वाण पर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसने डायरेक्ट पूछ लिया है, तो डायरेक्ट फैक्ट्स भी आते हैं। उसके बाद आपको एक इकोनॉमी का क्वेश्चन दिख रहा है, क्लास 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, रेपो रेट इज द रेट एट विच। सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल स्टैटिक कंसेप्ट, जो रेपो रेट के ऊपर यहाँ पर सवाल पूछा हुआ है कि आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है। एट द सेम टाइम हाँ, मैं 100% ये बोलूंगा कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि 20-25 क्वेश्चन जो है वो सीधा एनसीईआरटी से एकदम डायरेक्टली आ गए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 20-25 क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं आपको एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ। तो आप कभी दिमाग में मत चलिए कि सिर्फ एनसीईआरटी से मेरा काम चल जाएगा। अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ लूँ, बहुत रट लूँ, पूरा एकदम अच्छे से पढ़ लूँ, रट लूँ, तो भी मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नहीं आएंगे डायरेक्टली एनसीईआरटी से, बट डायरेक्ट क्वेश्चन 4-5 होंगे। बट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जिनके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस आप देख लो, कुछ और क्वेश्चंस आप देखो। यहाँ पर ज्योग्राफी का एनसीईआरटी क्लास 12 का क्वेश्चन है, चैप्टर है क्लाइमेट। सीधा यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि एल नीनो रिफर्स टू द एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, राइट। एल नीनो का कंसेप्ट के ऊपर लाइन लिखी हुई है, एग्जैक्ट सेम लाइन, सेम डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, सेम डेफिनेशन यहाँ पर डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछा हुआ है। ऐसे ही आपको सोसाइटी के क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे ही आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन दिख रहा है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिखा दिए, और ये अभी के बहुत रीसेंट 2024, 23, 25 के भी क्वेश्चन हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब अगर आप पुराने क्वेश्चंस देखो तो पुराने क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से आया करते थे, वहां पर भी आपको डायरेक्टली दिख रहा है, लेकिन वो ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हुआ करते थे। जैसे 2018 का प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी, चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। उसमें एक लाइन लिखी हुई है, द अर्थ सरफेस इज अनइवन, अबाउट 71% ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियंस एंड सीज। एकदम सेम स्टेटमेंट यहाँ पर एनसीईआरटी ने पूछा, 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियंस एंड सीज। तो इसका मतलब है कि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होगा तो हो सकता है कि शायद 2-3 स्टेटमेंट हो और तीनों एनसीईआरटी से डायरेक्टली नहीं हो। एक ही स्टेटमेंट एनसीईआरटी से है, लेकिन बाकी सेकंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो एनसीईआरटी से नहीं हो, लेकिन कंसेप्ट 100% एनसीईआरटी से होगा। तो कंसेप्ट आपको वहां पर बहुत क्लियरली जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखिए, 2016 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है, पॉलिटी का क्वेश्चन, पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 11, द कॉन्स्टिट्यूशन एट व्हाई एंड हाउ। और इसमें एक लाइन लिखी हुई है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन कैरेक्टर बट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इट हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड इन नेचर, इट प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर इन्होंने सवाल पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों चीज यहां पर लिखी हुई है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन कैरेक्टर बट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड है और पार्लियामेंट्री फॉर्म है। तीनों चीज यहां पर लिखी हुई है, एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन था 2016 का, एकदम बिल्कुल सेम कंसेप्ट के ऊपर। फिर इसी तरीके से आपको एक हिस्ट्री का क्वेश्चन दिख रहा है। तो कहने का मतलब, समझाने का आपको मतलब ये सारे सवाल दिखा करके आपको समझाने का प्रयास ये यहां पर हो रहा है
कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, उसका फायदा तो आपको होगा, बट डायरेक्ट कंसेप्ट्स भी होंगे, डायरेक्ट मैच भी होगा, सब कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको एनसीईआरटी से मिलेगी। और इसीलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। अगर आप इसको स्किप करने की सोच रहे हो तो आप प्रिपरेशन जो है उसको सही वे में नहीं कर रहे हो। आप प्रिपरेशन पे डायरेक्टली अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर कूद रहे हो, सो यू विल फॉल इन दैट ट्रैप इन विच आई फॉल, मतलब आई फेल इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जिस ट्रैप में फंसा, आप भी फंस सकते हो। हालांकि मैंने बाकी एनसीईआरटीज पढ़ ली थी, पॉलिटी की पढ़ ली थी, जबकि पॉलिटी मेरा, मैंने भाई लॉ किया हुआ था, मुझे क्या दिक्कत होगी पॉलिटी में, लेकिन मैंने पॉलिटी भी पढ़ ली थी, हिस्ट्री पढ़ लिया, मज़ा आ रहा था क्योंकि हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, सोसाइटी पढ़ लिया, ये सारी एनसीईआरटीज पढ़ ली और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा था, 3 महीने में सब खत्म कर लिया था। लेकिन ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, आई डोंट नो वाई आई मिस दैट। और उसके बाद आई हैड टू डू दैट इन माई सेकेंड अटेम्प्ट। सो ये एक प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस होगी अगर आप एनसीईआरटीज नहीं पढ़ोगे। इसीलिए आप उसको ज़रूर से ज़रूर बार बार पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि वो एनसीईआरटीज जो है वो एकदम आपके उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास रेडी हों। और उसके लिए आपको अलग से नोट्स नहीं बनाना, उसी एनसीईआरटी में मार्क कर लो, आप हाईलाइट कर लो। अब सवाल खड़ा होता है कि भाई तुमने ये तो समझा दिया कि इंपॉर्टेंस क्या है, नाउ एनसीईआरटीज को कैसे पढ़ना चाहिए। अब सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि एनसीईआरटी को हम स्कूल टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ते हैं। स्कूल टेक्स्ट बुक में जैसे कैसे हमारी मैडम आती थी क्लास में और मैडम खड़ा कर देती थी कि बेटा एक एक पैराग्राफ सब लोग जो है पढ़ो, और पढ़ करके हो गया, पढ़ लिया। स्कूल टेक्स्ट बुक की तरह अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, अगेन यू आर डूइंग अ वेरी 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 बिग मिस्टेक। उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ दो, उसमें जो फालतू की चीज़ें उनको छोड़ दो, सिर्फ कोर रीडिंग करनी है हमें और उससे चीज़ों को समझना है। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है एनसीईआरटीज़ को पढ़ने के लिए, हमें 3 रीडिंग करनी है एनसीईआरटी का। अगर ये 3 महीने का टारगेट ले रहे हो तो 3 महीने में 2 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना एटलीस्ट आप लगाइए एनसीईआरटीज़ के ऊपर, और 3 रीडिंग हमें इसकी करनी है। जब भी हम स्टैंडर्ड बुक्स पर जा रहे हैं उससे पहले एटलीस्ट 3 रीडिंग एनसीईआरटीज़ की हमें कर लेनी है, जो कि आप आराम से कर लोगे, कोई बहुत बड़ा लोड नहीं है। आप क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाना, मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाना और आप उसको पढ़ के देखना कि आपको कितना टाइम लग रहा है। 6 क्लास में जब आप थे तो शायद वो एनसीईआरटी बड़ी लगती है आपको, आज की डेट में वो हलवा लगेगी आपको, और इसीलिए आप क्विकली पढ़ते चले जाओगे, बहुत आराम से पढ़ लोगे। मुझे लगता है क्लासेस की एनसीईआरटी 2 दिन में बहुत आराम से हो जाएगी, 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगनी है, और उससे ज़्यादा लग रही है तो फिर आप फोकस नहीं हो। तो सबसे पहले हमें 3 रीडिंग करनी है। वो 3 रीडिंग कैसे होने वाली है? फर्स्ट रीडिंग जो हमारी फर्स्ट रीडिंग होगी, इसमें आप नोट्स मत बनाना। बिल्कुल आपने सही सुना, इसमें आप बिल्कुल भी कुछ पेन पेपर कुछ मत रखिएगा अपने पास, क्योंकि अगर आपके हाथ में पेन होगा आप उसको अंडरलाइन करोगे, उस पर टिक मार्क करोगे, फालतू का उसमें तामझाम करोगे, और क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। फर्स्ट रीडिंग करो, सब लाइन तुमको इंपॉर्टेंट लगेगी, सारी लाइन मार्क कर दोगे उठा करके, जो कि नहीं करना। तो फर्स्ट रीडिंग में हमें नोट्स बनाने ही नहीं है, फर्स्ट रीडिंग में हमें कुछ मार्क करना ही नहीं है, फर्स्ट रीडिंग में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर चैप्टर, वो पर्टिकुलर किताब जो पढ़ रहे हो, वो पर्टिकुलर चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ना है। और जैसे आप नॉवेल पढ़ते हो ना, वैसा अच्छे से पढ़ लेना है। बस पढ़ करके उसको बंद करके रख दीजिए, और उसके बाद उसी दिन आप आराम से जो कुछ भी पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। एक पेपर लीजिए सादा, एक पेन उठाइए, और जो कुछ भी पढ़ा है उसको शॉर्ट में एक पन्ने में 10 लाइन के अंदर उसको समराइज करने की कोशिश करिए कि क्या क्या पढ़ा है, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, इसमें ये बोल रहा था, ये पॉइंट था, इसमें ये पॉइंट था, इसमें ये पॉइंट था। अब इससे क्या हुआ, आपका एक एक्टिव रिकॉल टेक्निक जो है, इसको एक्टिव रिकॉल टेक्निक कहते हैं, एक आपका विजुअलाइजेशन जो है उसके बारे में क्रिएट हो गया। अब हमें आना है सेकेंड रीडिंग पर। सेकेंड रीडिंग पर आने के बाद अब हमें ये यूपीएससी टाइप ऑफ रीडिंग करनी है, यानी कि हमें इसमें डेफिनेशंस को मार्क करना है। जैसे आपने देखा था डेफिनेशन से क्वेश्चन है, तो डेफिनेशंस को हाईलाइट करना है, क्योंकि इससे एक स्टेटमेंट बन सकता है। फिर हमें इसके टर्म्स के ऊपर जाना है, किन टर्म्स का इस्तेमाल किया हुआ है, उसके कॉज, उसके इफेक्ट्स, अगर कोई कंपैरिजन दिया हुआ है कि वहाँ पर ऐसा होता है यूएस में, इंडिया में ऐसा होता है, आयरलैंड में ऐसा होता है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है, बॉक्सेस बने होते हैं, तो उन बॉक्सेस में स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, लोकेशंस होती है, कंपैरिजन होता है, फैक्ट्स होते हैं उन बॉक्सेस के अंदर। हमें वो सारी चीज़ें मार्क कर लेनी है, वो सारी चीज़ें अब अच्छे से पढ़ लेनी है और उसको हाईलाइट कर लेना है। अब हमने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ लिया। अब तीसरा रीडिंग जब आता है, ये तीसरी रीडिंग नहीं होगी, बल्कि ये एक तरीके से आपका रिकॉल होगा। अब आपको एनसीईआरटीज़ के साथ थोड़ा सा वेल वर्स होना है, थोड़ा सा खेलने की कोशिश करनी है। वो कैसे करोगे? आप पीवाईक्यूज निकाल लो सारे। मान लो मैंने उठाया एक टॉपिक, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठाई, एनसीईआरटी क्लास 11 पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
वाई एंड हाउ, राइट। मैंने एक किताब उठा ली, अब मैं क्या करूंगा, इस में जो चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज को निकालूंगा। सपोज मैं डेमोक्रेसी का चैप्टर पढ़ रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, डेमोक्रेसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं पीवाईक्यूज उसके निकाल के अपने पास रख लूंगा। या कुछ अच्छा टॉपिक ले लेते हैं, सपोज ले लेते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेलियंट फीचर्स के ऊपर जितने क्वेश्चन हैं मैं वो सारे क्वेश्चंस निकाल के अपने पास रख लूंगा। और अब मैं उन क्वेश्चंस को देखूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस में डायरेक्टली एनसीईआरटी से स्टेटमेंट्स उठा करके पूछा है या कंसेप्चुअल इंस्पिरेशन वहां पर एनसीईआरटी से, उसको मैं मार्क कर लूंगा। इस तरीके से अब मुझे एनसीईआरटीज में और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो और अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। एंड दिस इज हाउ यू डू योर थर्ड रीडिंग। इस तरीके से आप ये 3 रीडिंग कर लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी का पैटर्न देखना है। यानी कि आप स्टेटमेंट्स, एप्लीकेशंस और उसके साथ एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनको एनसीईआरटी की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उनसे वेल वर्स्ड होइए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि वो एनसीईआरटी से नहीं पूछे गए हैं, वो हो सकता है कहीं और कोई और सोर्स से पूछे गए हैं, एनसीईआरटी से डायरेक्टली नहीं है, और एनसीईआरटी के सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से वो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। तो नाउ यू नो दिस दैट यू नीड स्टैंडर्ड बुक्स फॉर इट। तो ये बेस्ट वे होता है हर चीज को, ये सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर अप्लाई नहीं है थर्ड वाला, ये स्टैंडर्ड बुक्स भी जब आप पढ़ोगे वहां पर भी आप जब इन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लोगे, टॉपिक्स पढ़ लोगे, तो उससे यूपीएससी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैच करना, उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और सॉल्व आप अपने नॉलेज को चेक करने के लिए कभी मत करना, ट्रस्ट मी। सॉल्व आप इसलिए करना, उसको उसमें देखने की कोशिश करना कि यूपीएससी कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, कितने डेप्थ से पूछ रहा है, क्या उसके साथ, मतलब आपको वेल वर्स्ड होना है, आपको ना अपनी नॉलेज नहीं चेक करनी ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें हो सकता है करंट का कुछ टर्म यूज़ हुआ हो, करंट का कुछ डेटा उसने यूज़ किया, वो डेटा चेंज हो गया है, तो आपसे नहीं सॉल्व होगा। वो हो सकता है किसी स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा हो जो कि भाई अब वो स्कीम जो है वो नहीं है, नहीं चल रही है वो स्कीम, या न्यूज़ में नहीं है, तो आपको नहीं पता है। तो इसलिए आप इस तरीके से हमेशा यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लीजिए। मैंने आपको इसके ऊपर कई सारी वीडियो बना करके समझाया भी है कि इसको कैसे एनालाइज करना है, उसको एनालाइज करने के फॉर्म से लीजिए। अब आई होप इस वीडियो के बाद आपको एनसीईआरटीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है और एनसीईआरटी से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको एनसीईआरटीज़ की पूरी बुक लिस्ट चाहिए कि कौन सी एनसीईआरटीज़ में कौन सा चैप्टर, एकदम इतनी डिटेलिंग चाहिए कि कौन सी एनसीईआरटी से कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए ये भी बता दे भाई, तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो वो होगी। कमेंट करके मुझे बताना कि अगर आपको ये वीडियो चाहिए। तो आई होप आपको पूरा ये समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।